हेलो फिजिसिस्ट। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली एक ही समय में जिंदा भी है और मरी हुई भी? सच कहूँ तो किसी का भी दिमाग घूम जाएगा ये सुनकर। सही बात है, लेकिन क्या रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने पिछले लगभग 100 सालों से विज्ञान, दर्शन और हमारे इस पूरे यूनिवर्स को देखने के नजरिए को हिलाकर रख दिया है। तो डॉक्टर फिजिसिस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीरीज के इस नए सफर में स्वागत है। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे शिखर पर खड़े हैं जहां से दुनिया बिल्कुल अलग नजर आती है। और इस शिखर तक हमें पहुंचाने वाले इंसान को यूं ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट नहीं कहा जाता, एरविन श्रोडिंगर। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम एक ऐसे जीनियस की कहानी पर बात कर रहे हैं जो एक साइंटिस्ट था, एक फिलोसोफर था और एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड इंसान भी। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स का गणित नहीं बदला, बल्कि रियलिटी को देखने का हमारा बुनियादी नजरिया ही बदल दिया। उनके बिना आज की मॉडर्न दुनिया की कल्पना करना लिटरली असंभव है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1887 के वियना से। उस वक्त का ऑस्ट्रिया सिर्फ एक जड़ा नहीं थी, वो कला, संस्कृति और इंटेलेक्चुअल बातों का एक धड़कता हुआ सेंटर था। और जहां तक मुझे याद है, श्रोडिंगर का जन्म एक काफी अमीर परिवार में हुआ था, राइट? हाँ, बेहद संपन्न परिवार था। उनके पिता रुडोल्फ सिर्फ एक लिनोलियम फैक्ट्री के मालिक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही उम्दा बॉटनिस्ट और इटालियन आर्ट के डीप जानकार भी थे। वाओ! और उनकी माँ बाइलिंगुअल थी, इसीलिए श्रोडिंगर ने बचपन से ही जर्मन और इंग्लिश दोनों पर अपनी पकड़ बना ली थी। उस घर के माहौल की कल्पना करके देखिए, एक ऐसा डाइनिंग टेबल जहां रोजाना बॉटनी, क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर पर बहस होती हो। एग्जैक्टली। ऐसे माहौल ने उनके दिमाग को वो जो रटने वाली पढ़ाई होती है ना, उससे दूर रखा। हाँ, और चीजों को डीपली समझने की आदत डाली। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि 11 साल की उम्र तक उन्हें किसी स्कूल में भेजा ही नहीं गया। सही पढ़ा है आपने। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही बेहतरीन ट्यूटर्स और उनके पिता के उस विशाल लाइब्रेरी में हुई। वो लाइब्रेरी शायद उनके लिए एक पूरी दुनिया रही होगी। बिल्कुल थी, और वहीं से उनके अंदर विज्ञान, कला और दर्शन का वो बीज बोया गया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। फिर जब 1906 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में दाखिला लिया। वो तो फिजिक्स के लिए एक सुनहरा दौर था। हाँ, और वहां उन्हें महान फिजिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन की विरासत मिली। उनका प्रभाव वहां की हवाओं में था। लेकिन सिर्फ किताबें पढ़कर तो कोई क्वांटम मैकेनिक्स का जनक नहीं बन जाता ना, कोई तो गुरु रहा होगा। हाँ, उनके सबसे बड़े मेंटर बने फ्रेडरिक हैसेनियर, जो खुद बोल्ट्जमैन के बहुत करीबी शिष्य थे। जो बाद में वर्ल्ड वॉर I में मारे गए थे। जी हाँ, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्रोडिंगर को कंटिन्यूअस मीडिया और ईगन वैल्यू प्रॉब्लम्स के गणित की ऐसी समझ दी जो उनके फ्यूचर की सबसे बड़ी खोज का बेस बनी। और यहीं पर श्रोडिंगर बाकियों से अलग हो गए। जहां बाकी लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, श्रोडिंगर इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में महारत हासिल कर रहे थे। सही कहा। कंटिन्यूअस मीडिया का मतलब है कि एनर्जी टुकड़ों में नहीं बल्कि एक स्मूथ फ्लो में है। और ईगन वैल्यू प्रॉब्लम्स इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी वायलिन के तार की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। एग्जैक्टली। जब आप तार छेड़ते हैं तो वो एक खास तरीके से ही वाइब्रेट करता है। राइट। और श्रोडिंगर मैथ के जरिए यूनिवर्स की उन्हीं नेचुरल वाइब्रेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। What's fascinating here is कि उनका दिमाग सिर्फ मैथ्स या फिजिक्स तक सीमित नहीं था। अच्छा? हाँ, बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ने उन्हें विज्ञान का चश्मा जरूर दिया, लेकिन 1918 के आसपास एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कैसा टर्निंग पॉइंट? जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर की किताबों के जरिए उनका इंट्रोडक्शन पहली बार इंडियन फिलॉसफी से हुआ, खास तौर पर वेदांता और उपनिषद से। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। आमतौर पर माना जाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो बिल्कुल अलग नदियां हैं जो कभी नहीं मिलती। पर श्रोडिंगर के दिमाग में ये दोनों एक ही समंदर में मिल रही थीं। उन्होंने स्पिनोजा और वेदांता को मिलाकर यूनिटी ऑफ रियलिटी का आइडिया पूरी तरह अपना लिया। यूनिटी ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता की एकता। बिल्कुल। उनका पक्का विश्वास था कि पूरे यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस या चेतना टुकड़ों में नहीं बटी है। हमें जो अलग अलग चेतना महसूस होती है वो सिर्फ एक भ्रम है, चेतना बस एक ही है। एक बेहद पावरफुल थॉट था जिसने उनके पूरे जीवन पर असर डाला। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जब हम उनके पर्सनल जीवन को देखते हैं तो एक बहुत ही अलग और थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर मिलती है। हाँ, एक इतिहासकार के तौर पर हमें सभी तथ्यों को निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। श्रोडिंगर का जीवन बहुत ही अनकन्वेंशनल और विवादित था। उनकी अपनी पत्नी एनी बर्टेल के साथ एक ओपन मैरिज थी ना? जी हाँ, और उसके साथ ही उन्होंने अपने ही असिस्टेंट आर्थर माच की पत्नी हिल्डे माच के साथ भी गहरे रिश्ते रखे। वेट,
और जब वो लोग आइलैंड गए थे तब वो तीनों एक ही घर में पॉलीएमरस तरीके से रह रहे थे। बिल्कुल। और हिल्डे से उनकी एक बेटी भी हुई जिसका पालन पोषण उन सब ने मिलकर किया। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या एक महान साइंटिस्ट का इंटेलेक्चुअल जीनियस उसके नैतिक पतन को छुपा सकता है? क्योंकि उनके जीवन का एक बहुत ही डार्क साइड भी था जिसे हिस्टोरियंस लोलिता कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कड़वा सच है जिसे उनकी खुद की डायरीज कंफर्म करती हैं। 1926 के आसपास जब वो अपने सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज कर रहे थे तब वो 14 साल की जुड़वा बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ओह गॉड। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उन्होंने उनमें से एक बच्ची को ग्रूम किया और जब वो 17 साल की हुई तो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। इसके बाद उस लड़की का एक बहुत ही डेंजरस अबॉर्शन हुआ और वो हमेशा के लिए बांझ हो गई थी। हाँ, और बाद में आयरलैंड में भी 53 साल की उम्र में एक 12 साल की बच्ची के प्रति उनके अट्रैक्शन के क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सुन के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो दिमाग जो यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्य सुलझा रहा था और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें जो किसी भी मासूम की जिंदगी तबाह कर दें। ये दोनों पहलू उन्हीं के हैं। हम उनके विज्ञान का सम्मान कर सकते हैं पर उनके इन पर्सनल एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। विडंबना तो देखिए, एक इंसान जिसकी पर्सनल लाइफ में कोई लिमिट्स नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था, वो फिजिक्स की दुनिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी या अनिश्चितता से नफरत करता था। सही पकड़ा आपने। उन्हें फिजिक्स में हर चीज रूल के हिसाब से चाहिए थी और यही चाहत उन्हें 1920s के उस बड़े क्वांटम क्राइसिस के बीच ले आई। उस वक्त क्लासिकल फिजिक्स पूरी तरह फेल हो रही थी और नील्स बोर का ओल्ड क्वांटम थ्योरी वाला मॉडल टूट रहा था। क्योंकि बोर का मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन एटम पर काम करता था। जैसे ही एटम बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने लगते हैं और थ्योरी फेल हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रॉन का वो अजीब सा बिहेवियर था ना। हाँ, बोर कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में बिना बीच का कोई रास्ता तय किए अचानक जंप करता है। इसको क्वांटम जंप नाम दिया गया। और ये बात आइंस्टाइन से लेकर श्रोडिंगर तक किसी को हजम नहीं हो रही थी। I mean, कोई चीज बिना बीच के स्पेस से गुजरे एक जगह से दूसरी जगह अचानक प्रकट कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। और इस साइंटिफिक टेंशन के बीच हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मैकेनिक्स मार्केट में आया। ओह, वो नंबर्स का एब्स्ट्रैक्ट ग्रिड। हाँ, मैथ के हिसाब से वो बिल्कुल सही था और एक्सपेरिमेंट्स के सही जवाब दे रहा था, लेकिन वो इतना एब्स्ट्रैक्ट था कि दिमाग में उसकी कोई इमेज ही नहीं बन सकती थी। वो सिर्फ ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन स्टेट ए से स्टेट बी में जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी रखता है। बिल्कुल। हाइजेनबर्ग ने कह दिया था कि हमें ये इमेजिन करना ही छोड़ देना चाहिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दिखता कैसा है या घूम कैसा रहा है। ये तो वैसी बात हो गई ना कि किसी को गाड़ी चलाने का मैनुअल दे दो, पर गाड़ी कैसी दिखती है, उसमें इंजन कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मैथ के इक्वेशंस और नंबर्स। और श्रोडिंगर को ये मैट्रिक्स मैकेनिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें कंटिन्यूअस चीजें पसंद थी। तो फिर उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? 1925 के एंड में स्विस एल्प्स के अरोसा में अपनी एक प्रेमिका के साथ छुट्टियां बिताते हुए वहां उन्होंने फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई de Broglie के एक आइडिया को डीपली स्टडी किया। de Broglie का वो मैटर वेव्स वाला आइडिया? हाँ, de Broglie ने कहा था कि अगर लाइट वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती हैं तो शायद इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स भी वेव या लहर की तरह बिहेव कर सकते हैं। Here's where it gets really interesting. श्रोडिंगर ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉन कोई उछलने वाला या जंप करने वाला पार्टिकल है ही नहीं, वो बेसिकली एक लहर है। सही कहा। I mean, इसे वापस उस वायलिन के तार की तरह सोचिए। जब आप तार छेड़ते हैं तो वो अचानक एक सुर से दूसरे सुर में टेलीपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसकी वाइब्रेशन धीरे धीरे बदलती है। और इसी खूबसूरत आइडिया से 1926 में वेव मैकेनिक्स का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी वर्ल्ड फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन दुनिया के सामने रखी, जिसने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। बिल्कुल। इस एक इक्वेशन ने हाइजेनबर्ग के उस बोरिंग एब्स्ट्रैक्ट मैथ को एक ऐसी लहर में बदल दिया जिसे साइंटिस्ट प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर सकते थे। ये तो ऐसा था जैसे अब तक लोग सिर्फ किनारे पर खड़े होकर लहरें गिन रहे थे और श्रोडिंगर ने उन्हें पूरे समंदर की गहराई का नक्शा ही थमा दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी है। जिस मैथ को श्रोडिंगर ने रियलिटी को क्लीनली और परफेक्टली देखने के लिए बनाया था, उसी मैथ ने रियलिटी को और भी ज्यादा अजीब और अनिश्चित बना दिया। वेट, सच में? ऐसा कैसे? कुछ ही महीनों बाद मैक्स बॉर्न ने यह प्रूव कर दिया कि श्रोडिंगर की ये जो वेव है वो पानी या साउंड की तरह कोई फिजिकल वेव नहीं है। तो फिर वो लहर किस चीज की थी? बॉर्न ने मैथमेटिकल प्रूफ दिया कि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की लहर है।
अच्छा। हाँ, मतलब आप कभी 100% कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है। जब तक आप उसे देखते नहीं, वो हर पॉसिबल जगह पर एक प्रोबेबिलिटी वेव के रूप में फैला हुआ है। और यहीं से जन्म होता है साइंस की हिस्ट्री के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले थॉट एक्सपेरिमेंट का, श्रोडिंजर्स कैट। चलिए इसको एक कहानी की तरह इमेजिन करते हैं। एक बंद स्टील का बक्सा है, अंदर एक जिंदा बिल्ली है, उसी बक्से में एक रेडियो एक्टिव एटम रखा है, एक गाइगर काउंटर है जिससे एक हथौड़ा जुड़ा है और जहर की एक शीशी है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेटअप। हाँ, और रूल ये है कि अगर वो एटम डीके होता है तो हथौड़ा गिरेगा, शीशी टूटेगी, जहर फैलेगा और बिल्ली मर जाएगी। लेकिन अगर एटम डीके नहीं होता है तो बिल्ली जिंदा रहेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जब तक आप उस एटम को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक ही टाइम पर डीके हो भी चुका है और नहीं भी हुआ है, जिसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो सवाल ये है कि जब तक आप बक्सा खोलकर अंदर देखते नहीं, बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है। नील्स बोर और हाइजेनबर्ग की जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन थी, उसके हिसाब से तो बिल्ली एक ही टाइम में जिंदा भी है और मरी हुई भी। दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन में। हाँ, और जैसे ही आप बक्सा खोलते हैं, ये पॉसिबिलिटी अचानक कोलैप्स हो जाती है, जिसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं, और बिल्ली तुरंत किसी एक रियलिटी में आ जाती है। ऑनेस्टली सालों तक मुझे लगता था कि श्रोडिंजर सच में मानते थे कि बिल्ली जिंदा और मरी हुई दोनों है। ये मीम्स में इतना यूज होता है कि लोग इसको ही उनकी एक्चुअल थ्योरी मान लेते हैं। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बनाया ही इसलिए था ताकि वो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का मजाक उड़ा सकें, उसके बेतुकेपन को सबके सामने ला सकें। मतलब वो कहना चाहते थे कि देखो तुम्हारी थ्योरी मैक्रो लेवल पे कितनी अजीब है। हाँ, और इसी बहस के दौरान उन्होंने एक नया शब्द दिया जर्मन में, फर्शेंकुंग, जिसे आज दुनिया क्वांटम एंटेंगलमेंट के नाम से जानती है। वाओ, जिस पर आज की पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग टिकी हुई है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये सिर्फ मैथ या फिजिक्स की लड़ाई नहीं थी, ये रियलिटी के नेचर पर एक डीप फिलोसॉफिकल डिबेट थी। श्रोडिंगर को क्वांटम जंप से नफरत थी, राइट? बिल्कुल। वो दुनिया को डिटर्मिनिस्टिक देखना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने एक बार गुस्से में यहां तक कह दिया था कि अगर हमें इन कमबख्त क्वांटम छलांगों के साथ ही जीना है, तो मुझे अफसोस है कि मैं कभी इस क्वांटम थ्योरी से जुड़ा। यानी जिस इंसान ने क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे खूबसूरत मैथ लिखा, उसी ने उसके रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। ये तो उनके जीवन की एक ट्रेजेडी जैसी लगती है। ट्रेजेडी जरूर थी, पर उनके कंट्रीब्यूशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। इसीलिए 1933 में वेव मैकेनिक्स की इस डिस्कवरी के लिए उन्हें पॉल डिरैक के साथ फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। लेकिन 1933 वही साल था ना जब हिटलर पावर में आया था। हाँ, श्रोडिंगर उस वक्त बर्लिन यूनिवर्सिटी में थे, जहां उन्होंने मैक्स प्लैंक की जगह कुर्सी संभाली थी। ये एक सपना था किसी भी फिजिसिस्ट के लिए। लेकिन उन्होंने नाज़ीज़ की पॉलिसीज और उनके एंटी सेमेटिक रवैये के खिलाफ अपना पद छोड़ दिया और जर्मनी से ऑक्सफोर्ड चले गए। सही कहा, उन्होंने प्रिंसिपल्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। एक आदमी जो यूनिवर्स के रहस्य सुलझा रहा था, वो खुद अपने लिए एक महफूज घर ढूंढ रहा था। पर ऑक्सफोर्ड में भी वो ज्यादा दिन नहीं रुके। हाँ, वहां से ऑस्ट्रिया के ग्राज लौट गए। पर 1938 में जब नाज़ीज़ ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, तो उन पर बहुत प्रेशर डाला गया। उन्हें मजबूरन नाज़ीज़ के सपोर्ट में एक माफीनामा लिखना पड़ा। ओ, जिसका उन्हें लाइफ लॉन्ग पछतावा रहा। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बाद में आइंस्टाइन को लेटर लिखकर इस दोगलेपन के लिए माफी भी मांगी थी। बिल्कुल। फिर डर के मारे वो इटली भागे और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर एमन दे वलेरा, जो खुद एक मैथमेटिशियन थे, उनके इनविटेशन पे डबलिन पहुंचे। और डबलिन का वो टाइम उनके लिए काफी पीसफुल और प्रोडक्टिव साबित हुआ है ना? बहुत ज्यादा। 1944 में उन्होंने फिजिक्स से थोड़ा हटकर एक छोटी सी किताब लिखी, व्हाट इज लाइफ। ओह, इस किताब ने तो सच में पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नींव ही हिलाकर रख दी थी। एक फिजिसिस्ट बायोलॉजी को क्वांटम के लेंसेज से देख रहा था। हाँ, उन्होंने इसमें थर्मोडायनामिक्स और लाइफ का कनेक्शन समझाया और 2 बेहद फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स दिए, नेगेटिव एंट्रोपी और एपीरियोडिक क्रिस्टल। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एंट्रोपी का मतलब है यूनिवर्स में बढ़ती हुई केओस या अव्यवस्था। तो ये नेगेटिव एंट्रोपी क्या बलार? श्रोडिंगर ने समझाया कि जिंदा क्रीचर्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऑर्डर या व्यवस्था को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो खुद को मरने से बचा सकें। वो लिटरली नेगेटिव एंट्रोपी खाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट एपीरियोडिक क्रिस्टल। हम जानते हैं कि नमक या NaCl का क्रिस्टल एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करता है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। पर श्रोडिंगर ने प्रिडिक्शन की कि लिविंग सेल्स के अंदर
कोई ऐसा मॉलिक्यूल जरूर होगा जो क्रिस्टल जैसा स्टेबल तो हो पर उसमें पैटर्न रिपीट ना हो। यानी उसमें मॉर्स कोड की तरह लाइफ की इंफॉर्मेशन छुपी हो। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका सीधा मतलब है कि इस फिजिसिस्ट ने 1944 में ही डीएनए के स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कर दी थी। बिल्कुल। और वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने बाद में डीएनए डबल हीलिक्स डिस्कवर किया, उन्होंने ओपनली माना कि इस किताब ने ही उन्हें इंस्पायर किया था। ये उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ का सबसे बड़ा सबूत है और मुझे लगता है यूनिवर्स और लाइफ को समझने की इसी चाहत ने उन्हें हमेशा इंडियन फिलॉसफी से जोड़े रखा। हाँ, उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का जो फ्यूजन किया वो उस वक्त के वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अजीब और नया था। उनका मानना था कि मल्टीप्लिसिटी इज एन इल्यूजन, यानी विविधता एक भ्रम है जिसे वेदांता में माया कहा जाता है। सही का। उपनिषदों का जो तत्वमसी या दाओ आर दैट का आइडिया है वो उनके साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू का बेस बन गया। श्रेडिंगर का मानना था कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग पहलू हैं। आत्मा नहीं ब्रह्मण है। हम एक ही कैनवस पर अलग अलग रंगों की तरह है, पर कैनवस एक ही है। वो मानते थे कि वेस्टर्न साइंस की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने ऑब्जर्वर यानी देखने वाले को ऑब्जेक्ट से अलग कर दिया है, और यही फिजिक्स की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। लेकिन इस सच की तलाश में लाइफ के आखिरी सालों में वो काफी अकेले और निराश भी हो गए थे। हाँ, वो क्वांटम मैकेनिक्स की इस रैंडमनेस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। वो आइंस्टाइन के साथ मिलकर एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ढूंढना चाहते थे, एक ऐसी थ्योरी जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जोड़ सके और दुनिया को वापस डिटर्मिनिस्टिक बना सके, पर वो इसमें फेल हो गए, राइट? न सिर्फ फेल हुए बल्कि आइंस्टाइन के साथ उनके डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि उनकी बातचीत हमेशा के लिए बंद हो गई। उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे नए डेवलपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली 1961 में वियना में उनका निधन हो गया। तो आज इतने दशकों बाद अर्विन श्रोडिंगर की लेगेसी को हम कैसे देखते हैं? उनकी साइंटिफिक लेगेसी तो हर जगह है। आज का क्वांटम कंप्यूटिंग, लेजर्स, स्मार्टफोन्स के अंदर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये सब श्रोडिंगर इक्वेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उनकी पर्सनल लेगेसी अभी भी उन्हीं डार्क क्लाउड से घिरी हुई है। अभी 2022 में ही ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन ने चाइल्ड अब्यूज के हिस्टोरिकल रेवलेशंस के बाद उनके नाम पर रखे गए लेक्चर थिएटर का नाम बदल दिया। ये एक बहुत ही डीप ज्वालिटी है। वो साइंस के हीरो थे पर रियल लाइफ में बहुत ही फ्लॉ भरे इंसान थे। एक ही वक्त में वो यूनिवर्स की यूनिटी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके एक्शंस मासूम लोगों को चोट पहुंचा रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो उनका अपना जीवन भी उसी स्टील के बॉक्स में बंद बिल्ली की तरह ही था। एक ही समय में महानता और अंधकार का एक भयानक सुपरपोजिशन। और जब हम उनके विज्ञान पर वापस आते हैं, क्वांटम दुनिया की उस अजीब गहराई को आज भी समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना सवाल उठता है। इतने सालों की रिसर्च के बाद भी क्या हम रियलिटी को सच में समझ पाए हैं, या हम सिर्फ अपने मैथ्स और इक्वेशंस के जरिए उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? शायद श्रोडिंगर हमें जवाब नहीं बल्कि सवाल देना चाहते थे।